मालूम है क्या काम करते हैं, क्यों लगाते हैं। बाकी सिर्फ एक आपके पास सिलेक्टर स्विच रह जाता है, एक कैपेसिटर, और इस बेचारे में कुछ भी नहीं होता कि हाँ जी हमें नहीं आता। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, बाकी टेक्नोलॉजी देखें, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सर पैर ही नहीं समझ जाता। हमारे इसके अंदर दो चीजें होती है, वो भी हम बैठे होते हैं जी नहीं आती। वजह क्या है? लापरवाही है, एहसास जिम्मेदारी नहीं है। अब सिलेक्टर स्विच क्या है? ये सिलेक्ट करता है स्पीड को। अगर आपके पास रिमोट है तो आप हाथ से जो भी ऑप्शन आप दबाना चाहें उस ऑप्शन पे आपका एसी चला जाएगा। ये सिलेक्टर स्विच मैनुअली ऑपरेट करना होता है। आमतौर पर से लोग एक ही बार सेट कर देते हैं, दोबारा नहीं छेड़ते। फॉरन में तो टोटल छेड़ता नहीं, क्योंकि वो ऊपर लगता है विंडो, उसको कौन छेड़ सकते हैं। अगर किसी ने बंद करना होगा हमेशा ब्रेकर बंद करते हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी ब्रेकर बंद करते हैं, नाबे कोई ऑन ऑफ नहीं करता। तो आपने एक ही स्पीड पे रख दिया, हाई पे रख दिया, मीडियम पे रख दिया, सारा साल उसी पे चलता रहता है जब तक वो खराब नहीं होता। इसके अंदर सिलेक्टर स्विच के अंदर अगर खराबी आ जाती है तो करंट फॉरवर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यहाँ से करंट पास होता है कंप्रेस थर्मोस्टेट स्विच, थर्मोस्टेट स्विच से करंट आगे जा रहा होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो फैन चल रहा होता है मगर कंप्रेसर नहीं चलता। जब हम चेक करते हैं, जब भी इसे चेक करना है तारे उतार के चेक करना है, क्योंकि रिवर्स में भी होती है तो आप ये समझते हैं कि ये ठीक है रास्ता दे रहा होता है, हालांकि ये खराब होता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी किसी चीज को आपने चेक करना है हमेशा तारे उतार के चेक करना है। आपको रिवर्स में भी होती है तो वो चीज रास्ता देती है, आप कहते हैं ये तो ठीक है, हालांकि वो खराब होती है। अब इसके अंदर कंपनी ने अगर ये खराब हो जाए तो इसको स्पीड वाइज लिया जाता है। अगर मोटर आपकी 3 स्पीड है तो सिलेक्टर स्विच भी 3 स्पीड का रहेगी। 3 स्पीड का जब सिलेक्टर स्विच होगा तो जितनी मोटर की तारें उतनी इसकी तारें होंगी। 5 पॉइंट इसके भी 5 होंगे। मेन को 0 या लाइन से शो किया जाता है। कंप्रेसर पॉइंट 3 स्पीड है, 3 4 5। अगर मोटर डबल स्पीड है तो 4 पॉइंट होंगे, तो इसके भी 4 पॉइंट होंगे। मेन कंप्रेसर 2 स्पीड है। अगर मोटर सिंगल स्पीड है 3 पॉइंट होंगे, इसके भी 3 होंगे। मेन कंप्रेसर फैन। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा इतने पॉइंटों में कंप्रेसर का पॉइंट कौन सा है, फैन का कौन सा है? तो ये सिलेक्टर स्विच में हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं होती। इसमें वाज़ेह तौर पे प्रिंट होता है ये पॉइंट इतने एम्पेयर का है, ये कंप्रेसर का है। फॉर एग्जांपल, एक पे लिखा हुआ है 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, 20 एम्पेयर। अब हमें पता चल जाएगा बिलफॉर्ड लिखा हुआ है 2 नंबर 20 एम्पेयर, तो हमें पता चल गया ये 2 नंबर 20 एम्पेयर का ये कंप्रेसर। इस तरह लिखा होगा 3 नंबर पॉइंट 30 एम्पेयर, 3 नंबर पॉइंट 10 एम्पेयर, तो हमें पता चल गया ये पॉइंट कंप्रेसर। ये देखिए उस एसी के अंदर भी, हर एसी के अंदर होता है। इसके अंदर ये नहीं देखना है 1 2 3, नहीं, नंबर पढ़नी। अब मैं आपको बता रहा था अगर सिलेक्टर स्विच वहां फील्ड में खराब हो जाता है तो हम नया सिलेक्टर स्विच नहीं डालते, मुमकिन ही नहीं है डालें, क्योंकि नंबर 1 तो सिलेक्टर स्विच मिलते नहीं, मिल ही नहीं रहे। पाकिस्तान में नहीं मिलते, फॉरेन में मिल जाते हैं। दूसरा महंगा है बहुत ज्यादा। अगर हमारा निजाम ऐसे ही चल रहा है, कुछ हमें पैसे आ रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड स्विच का कंप्रेसर पॉइंट खत्म हो गया, जाए बाढ़ में। क्यों? थर्मो असल चीज तो यहाँ पर है ना। एसी लगा दिया, लगा हुआ चल रहा है, काम कर रहा है, किसने छोड़ना छेड़ना है, नाप को आगे ऑफ करना है, किसने छेड़ना है, ब्रेकर बंद करना है, जिसने भी बंद करना है एसी को। थर्मोस्टेट स्विच टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, जब टेम्परेचर मेंटेन होगा ये कट ऑफ कर देगा, खत्म, उसकी जरूरत ही नहीं है। आइए मेरी बात की समझ। बंदा वायरिंग में शातिर होना चाहिए, सारी गेम वायरिंग पर है, कंट्रोल पर। अब एचवीएसी में हम 3 फेज का कंट्रोल भी करा था, एचवीएसी में लगा दिए कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि आपके डोमेस्टिक में हैवी फील्ड नहीं है, लेकिन बड़ी के अंदर सारी मोटरें 3 फेज, सारा कुछ जो है वायरिंग पर चला जाता है, कंट्रोल पे चला जाता है। ये चीजें फिर आपको फोकियत देती है दूसरों के ऊपर, आपका होल्ड बन जाता है, सारे दब जाते हैं यार ये डिप्लोमा कर इसके पास नॉलेज है। डिप्लोमे का आपको लेके फिरने का कोई फायदा नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आप 3 साल बना के ले जाए, आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा। अगर आपने 3 साल एक्चुअल किया हुआ है, नॉलेज नहीं है, अपने कहेंगे भाई ये डिप्लोमा होल्डर नहीं लगता, इसकी वेरिफिकेशन करो। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आपने 6 माह का किया हुआ, 1 साल का किया, सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो आप एक 3 साल भी बना के ले जाए, चैलेंज कोई नहीं करेगा कि भाई यार बंदे के पास नॉलेज है। ये सारी गेम है नॉलेज की। जो लेक्चर दिया जाता है घर लेंगे, मोटर एम्पियर ज्यादा लेगी, ओवरलोड से तो इसके साथ दूसरा, अगर एक बार आप चलाएंगे ना, जब दूसरा यूनिट ऑटो पे जाएगा बंद होगा, फिर कैसे चलाएंगे आप? रनिंग कैपेसिटर विंडो है या स्प्लिट? इन्वर्टर में नहीं, इन्वर्टर मैंने आपको पहले बताया, इन्वर्टर के अंदर आपका कोई कैपेसिटर नहीं लगता। इस तरह थ्री फेज सप्लाई है, कोई कैपेसिटर नहीं लगता। डीसी सप्लाई है, कोई कैपेसिटर नहीं लगता। कैपेसिटर का जो वजूद है वो सिर्फ सिंगल फेज एसी सप्लाई में। आपका ये कंप्रेसर है, एसी है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, आपका रनिंग कैपेसिटर लगेगा लगेगा। आप जैसे 3 टन में जाते हैं, किसी कैपेसिटर का कोई वजूद नहीं है, तीनों फेस डक्ट मिलेंगे एमसी के थ्रू, मैग्नेटिक कंडक्टर के थ्रू। ये एचवीएसी हैवी कमर्शियल में आ जाता है, तो उसके थ्रू उसको 3 फेस डक्ट मिलेगा, आपका कैपेसिटर नहीं हो। इस तरह डीसी इन्वर्टर है, कोई कैपेसिटर को कोई वजूद नहीं, क्योंकि कंप्रेसर डीसी है। आपकी एसी का कार्ड लगा हुआ है आउटडोर के अंदर, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, आपका कंप्रेसर ऑपरेट। वहाँ जो सवाल किया जाता है कंप्रेसर कितने वोल्ट पे चल रहा होता है, कितने वोल्ट से मेरे होते हैं डीसी, ये 320 325 330 इतने वोल्ट पे ये चल रहा होता है कंप्रेसर, 3 फेज बना होता है। तो 350 340 वोल्ट इसको मेरे होते हैं कंप्रेसर को, जो आपका इन्वर्टर का कंप्रेसर। तो ऐसे सवाल आपसे किए जाते हैं स्प्लिट के अंदर। स्प्लिट के अंदर बात आते खुद कोई सवाल नहीं है, एचवीएसी में सवाल है, बहुत बड़ी फील्ड है। लड़का कभी आप लोग आप एचवीएसी में शिफ्ट हो रहे हैं तो एचवीएसी में नहीं जाना, कोशिश करने चिलर टेक्नीशियन में जाए। अभी वैकेंसी जो आई हुई थे, कल लड़के दिखा रहे थे, 60 सीट थी, चिलर टेक्नीशियन था। मैंने कहा इसमें जाओ, एचवीएसी में। एचवीएसी बहुत बड़ी फील्ड है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। इस प्रोजेक्ट को हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग को करने के लिए 7 कंपनियां काम कर रही थी, 8 ट्रेड काम कर रहे होते हैं, एक ट्रेड काम नहीं कर रहे। वेल्डिंग वाले अलग काम कर रहे होते हैं, डक्टिंग वाले अलग काम कर रहे होते हैं, फैब्रिकेशन वाले अलग काम कर रहे होते हैं, प्लम्बरिंग अलग काम कर रहा होता है, कंट्रोल अलग काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल अलग काम कर रहा होता है। जी सर, ये इसके अंदर निशानी देती है कि आपने पावर इधर देनी है। कैसे? एक साइड पर पॉइंट वो ज्यादा कर देते हैं, यानी एक साइड पे ज्यादा, दूसरी साइड पे कम। जिस साइड पर पॉइंट ज्यादा है इधर आप मेन पे, जिस साइड पर पॉइंट ज्यादा है उस साइड पर आपने मेन की तार देनी है। तो आपके मेन की तार जब एक साइड पर ज्यादा पॉइंट हो, एक साइड पे कम हो, बिलफॉर ये फॉर एग्जांपल कैपेसिटर है, तो इधर 1 2 3 4 पॉइंट दे दिए, इस साइड पे 2 पॉइंट दे दिए, तो मेन इसको देंगे। अगर दोनों साइडें बराबर है, जैसे यहाँ शो हो रहा है, तो मेन इधर दे दे उधर दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंपनियां निशानी देती हैं कि ये मैं मेन हूँ, तो आपने उसको फॉलो करना है, क्योंकि नाड़ी पढ़ना हो, ये चीजें याद रखेंगे तो बात आएगी, समझ में आएगी। अगर याद नहीं रखेंगे फिर आगे जाके आपने मार खानी। लेक्चर आपके पास हो, हर लेक्चर बार बार स्टडी करें, जहाँ परेशानी होती है मुझसे पूछें सर ये चीज क्लियर नहीं हो रही, हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, वरना कोर्स रिवाइज हो जाता है। अब यहाँ जहाँ आपने मेन दी है, हमेशा उससे तार आपकी रनिंग में जाएगी, स्टार्टिंग में कभी नहीं जाएगी। कैपेसिटर का टार्क स्टार्टिंग पॉइंट में। अब आपका इस तरीके से आप रहेंगे न्यूट्रल चलने की जगह पर, जिससे कोई मसला हो शर्माया ना करें, टेक्निकल फील्ड है, शर्माएंगे तो काम हो जाएगा। इसमें शर्माने वाली गेम ये, जहाँ नहीं समझ आती कुछ ऐसा ये चीज क्लियर नहीं हो। अब हमारे पास रास्ते 2 ऑप्शन है, इसमें 2 मेथड चलते हैं, एक लीगल जो प्रॉपर मेथड है, दूसरा अनलीगल मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा है तो सबसे पहले हम रनिंग कैपेसिटर चेंज करते हैं। रनिंग कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसके साथ अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, नंबर 1 तो ज्यादातर फॉल्ट इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर ही का है, रनिंग कैपेसिटर खत्म हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं।
सबसे बेस्ट जो इस टाइम रनिंग कैपेसिटी जा रहा है वो अंबर का जा रहा है, इससे बेहतर अभी कोई नहीं। तो हम लोग लगाते हैं अंबर का ही। अगर ये 600 650 का अंबर का तकरीबन 1300-1400। साल दिन हमने अपने बिजनेस को देखना है, हमने ये नहीं देखना 200-400 बचा कर तो हमारा पति हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इस वजह से कस्टमर हमें कस्टमर देखता है, तो कंप्लेन का मौका ना है, इस वजह से बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करें। मैं नहीं इस्तेमाल करता किसी भी सूरत के अंदर, भाई ये इतने पैसे बनते हैं, दे सकते हैं ठीक है, वरना नहीं दे, नहीं करते। उन्हें बता देते हैं शहजादे इस पैसों में जो आप बता रहे हैं इतने कम रेट में काम हो जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, 2 दिन चीज चलती है, 3 दिन चलती है, चीज खराब हो जा रही है, फिर आपने हमें फिर बुलाना है, हमने फिर नहीं आना। ये चीज उसे हम पहले बता देते कि ये चीज हम लगाएंगे, क्वालिटी वाइज लगाएंगे और इतने चार्जेस लेंगे। अगर कहते हैं तो कर देते हैं, वरना किसी और को बुला ले, आपको इस रेट में काम कर देगा, हम नहीं करते। सब कस्टमर को सीधा सुना, साफ दरे देती है, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, और काम होते हैं, बंदा ये इधर से ये काले कर रहा होता है, उधर से वो टेंशन होती है, दिमाग खराब हो जाता है, ना वो काम होता है ना वो काम होता है। बेहतर होता है कि एक ही बार सारे मसले हल कर। अब जैसे मैंने फ्रिज का बताया था, प्रॉब्लम्स आ रही है, सारे फॉल्ट आपको मैंने दिखा दिए। प्रॉब्लम है रिले चेंज की, साथ ओवरलोड चेंज, साथ कैपेसिटर ऐड कर, ताकि मसला ही ना रहे। उसे फिर चलाएं, चला के बंद करें, 4-5 मिनट का वक्फा दे के फिर उसे स्टार्ट दे। आया क्या कहते हैं, स्टार्ट ले गया, कहीं भी नहीं स्टार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, फिर उस मसले को देखें क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, इस तरीके से मसले को हल करना होता है। ये नहीं होता बस गया काम किया, फिर पीछे से आधे घंटे बाद फिर कंप्लेंट डाल, जी वो तो काम ही नहीं करता, ये रात को फिर कंप्लेंट, अगले दिन फिर कंप्लेंट। तो ये मसले फ्रिज में छोड़ते हैं ना, एसी में छोड़ते हैं, बराबर घंटा लगता है, बैठ जाओ आराम से सुकून से देखो क्या कैसे चलाओ, उसे चला के चलने दो आधा पौना घंटा। बार बार आने से, बार बार पेट्रोल बर्बाद करने से, बार बार टेंशन लेने से, एक ही बार बंदा थोड़ा सा टाइम दे चलाया, उसे आधा पौना घंटा चलाया, बैठ गया आराम से सुकून से। उसके बाद बंद करें उसे, 5 मिनट का वक्फा देके स्टार्ट, रिटर्न देखें, रिटर्न प्रॉपर आ रही है, क्योंकि एसी तमाम रिटर्न पे चलती है। फ्रिज है वो विंडो है, सिपलेट है, फ्रिज पे रिटर्न पे नहीं चलता। ऐसा हो कि फ्रिज की रिटर्न देखते हो, फ्रिज का कंप्रेसर रिटर्न पर नहीं चलता, उसे रिटर्न की कोई जरूरत नहीं। एसी का कंप्रेसर रिटर्न पर चलता है, कोई भी एसी है, विंडो है, सिपलेट है, पैकेज है, चिलर है, रिटर्न पर आपने रिटर्न देखे, रिटर्न प्रॉपर है, मुतमिन हो गया, हर हिसाब से कोई इशू नहीं है। बंद किया, बंद करके दोबारा 5 मिनट का वक्फा देके स्टार्ट दिया, हाँ जी स्टार्ट ठीक ले रहा है, हाँ जी ये कहीं भी नहीं जाता, रिलैक्स हो गया। अब यहाँ पर कंप्रेसर प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं स्टार्ट ले रहा, आपने क्या करना है, इसके सबसे पहले रनिंग कैपेसिटर चेंज, रनिंग कैपेसिटर आपने चेंज कर दिया, फिर भी नहीं चला, फिर आप क्या करेंगे, हमारे बैग के अंदर एक इमरजेंसी एक कैपेसिटर पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं बिग किक रिले। बिग किक रिले 2 टाइप की आ रही है, एक इंपोर्टेड है चाइना की, एक लोकल है। लोकल नहीं लगानी, लोकल लगाना अपने आप को खराब करने वाली बात, लाहौर से मंगानी पड़े, कराची से मंगानी पड़े, मैं भी आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल आपने बिग किक रिले, ओरिजिनल की एफिशिएंसी है, दूसरे की नहीं है, दूसरा बकवास है, किसी काम का नहीं है। 30-40-50 रुपए का रेट में फर्क है। मैंने आपको पहले कहा है कि आपने पैसों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने काम के साथ अपने कॉम्प्रोमाइज अगर कर गए फिर हम बात कि क्वालिटी के अंदर कोई आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना। हाँ सर इतने पैसे इतने ही, इसमें कमी नहीं, क्यों, अपने क्वालिटी दी। अब यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, आपने रनिंग कैपेसिटर लगा दिया, फिर आपने बैक से बिग किक रिले लगा, बिग किक रिले लेकर, क्योंकि बिग किक रिले हम स्टॉक में इकट्ठी एक ही बार 2-3 दर्जन या दर्जन लेके रख देते हैं, क्यों, मिलती नहीं है, सीजन के प्रॉब्लम्स आती है। अच्छी क्वालिटी की आजकल मिल जाएंगी, गर्मी के अंदर नहीं मिलती, गर्मी के अंदर ये लोकल गुजरात फैसलाबाद की मिलती है, उसकी एक हफ्ता भी नहीं चलती, कंप्लेन फिर अपनी जगह पर खड़ी होती है। तो आपने इसके साथ बिग किक रिले किसने वजूद में आई, कैसी है, इसकी एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान की ये 4-5 से ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ओरिजिनल जो इसके अंदर रिले लगती है वो लगती है पोटेंशियल रिले। कैसे, किस तरह, जब कोई कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता, उसकी एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे फ्रिज में आपने लगाया 80 से 110 माइक्रोफैरड का हम स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं।
अब एसी के अंदर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, तो इसकी एफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। कितनी वैल्यू का लगाएंगे, 138 से 182 माइक्रोफैराड का लगाएंगे। फ्रिज डी फ्रीजर में कितने का था, 80 से 110, 138 से 182 माइक्रोफैराड का आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अब ये क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर ड्राई कैपेसिटर है, खुश्क कैपेसिटर है, इसको आप ज्यादा देर सर्किट में नहीं रख सकते। इसको सर्किट से अलग करना 2-3 सेकंड के अंदर अंदर लाजमी है, अगर नहीं अलग करेंगे ये फट जाएगा। फ्रिज के अंदर लग रहा है, डीप फ्रीजर के अंदर लग रहा है, वाटर कूलर में लग रहा है, साथ उसके रिले लग रहे हैं। रिले मोटर की स्टार्टिंग के वक्त क्या करती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को जब वो सर्किट में लाती है, जब उसमें करंट रनिंग से स्टार्टिंग में शिफ्ट होता है, साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी सर्किट में शिफ्ट होता है। ये अपना टॉर्क स्टार्टिंग वाइंडिंग को दे देता है। जैसे ही मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है, तो रिले जब स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करती है, तो साथ कैपेसिटर भी अलग। एसी में अलग करने के लिए कुछ चीज नहीं, कैपेसिटर को क्या चीज अलग करेगी, कोई चीज नहीं करेगी। इस वजह से एसी के अंदर प्रॉपर हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग करने के लिए सर्किट में पोटेंशियल रिले लगाने पड़ते हैं। पोटेंशियल रिले क्या करती है, इसको वोल्टेज रिले भी कहते हैं। पोटेंशियल रिले क्या करती है, मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखती है। जैसे मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है, इससे 2-3 सेकंड में, तो वो रिले क्या करती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देती है। वो रिले क्या करती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देती है। जब तक एसी चलता रहता है, कैपेसिटर सर्किट से अलग रहता है। अब ये था ये, लेकिन हमारे चाइनीज लड़कियां फिर गली गली में आप देख रहे थे, वो एनालिसिस कर रही होती हैं कि पाकिस्तानी कितने बड़े इंजीनियर हैं कि ये पोटेंशियल रिले लगाना नहीं आती है। पोटेंशियल रिले कैसे लगाएंगे, फिर चाइना ने हमारे लिए, हम जैसे इंजीनियरों के लिए एक बिग किक रिले निकाली। उसके सिर्फ 2 तारे थी, 2 पॉइंट थी। हमारे लिए डूब मरने के मुकाम है, दुनिया हमारे पर हंसती है, खानदानी विरासती है। दुनिया के अंदर ये निज़ाम कहीं भी नहीं है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर है विरासती। वहाँ पर डिप्लोमे मस्त है, टेक्निकल सेंटर्स हैं हर जगह पर। ये इन्हें दुकानों पे छोड़े, वहाँ दुकानों वाली गेम नहीं। एक प्रॉपर मेथड के तहत हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक बिग किक रिले निकाली। बिग किक कैपेसिटर के अंदर एक रिले डाल दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक रिले के अंदर सिक्का होता है, धातु सिक्का होता है, वही सिक्का इन्होंने इस कैपेसिटर में डाल दिया। जैसे मोटर अपनी स्पीड का 75% हिस्सा पकड़ लेती है, तो धातु सिक्का इतना गर्म हो जाता है, उसकी मज़ामत इतनी बढ़ जाती है, फ्रिज डी फ्रीजर के अंदर वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देती है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग। इतनी सी बात। अब ये चीजें थ्योरी नहीं है, इसकी बुक्स के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, बंदा खुद इसको देखता है ये कैसे वर्क कर रहा है। कि बहुत ज्यादा चीजें जिनकी थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, बंदा खुद जजमेंट लेता है कैसे किस तरह ये वर्क करता है। उसको आप चेक कर सकते हो, उसके धातु सिक्के को, उसके साथ आप बल्ब लगाएं, एक तार इधर एक तार इधर, कोई देर के बाद वो बल्ब बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, क्योंकि वो सिक्का गर्म हो गया, उसकी मज़ामत इतनी बढ़ गई, उसमें से करंट का फ्लो मुमकिन ही नहीं, करंट ही नहीं बहता, यानी स्टार्टिंग अलग। ऐसे चेक करें तो टाइम लगता है, 1-2 मिनट लगते हैं। क्यों लगते हैं, यहाँ पर 1-2 मिनट नहीं लगते, यहाँ 4 सेकंड लगते हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि जब आप वैसे चेक करते हैं, उसमें से करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता, आधा एम्पीयर भी नहीं हो रहा होता। लेकिन जब फ्रिज के साथ लगाते हैं, तो कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 एम्पीयर का फ्लो होता है। तो इस वजह से 1-2 सेकंड के अंदर अंदर गर्म हो जाते हैं धातु मटेरियल, और स्टार्टिंग को अलग ऐसे डिजाइन किया गया, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें से अगर 3-4 एम्पीयर से ज्यादा एम्पीयर चंद सेकंड के लिए गुजरे, तो ये फौरन हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म होकर इतनी मज़ामत देती है, इसमें से करंट पास होना मुमकिन ही नहीं रहता। आम हालत में जब इसके साथ टेस्टिंग लैंप या मीटर की तारे लगाते हैं, ये आपको कंटिन्यूटी देते हैं। जैसे ये गर्म होता है, कंटिन्यूटी खत्म, रास्ता खत्म हो जाता है, मज़ामत इतनी बढ़ जाती है। देखिए अभी उन्होंने क्या चीजें डिजाइन की, ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया को देखो तो कहाँ, यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका में, तस्वीर आपकी जा रही है, कैसे जा रही है। यही होता है ना, आप व्हाट्सएप पे या दूसरी
टेक्नोलॉजी की दुनिया कहाँ से काम, मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ कैसे लगेंगे। बिक्की की दो तारें हैं, एक तार इधर लगा देंगे गाड़ी, ये नहीं कि एक तार में इधर सर किधर लगाओ, इधर कौन सी लगाओ, इधर कौन सी लगाओ, ये भी नहीं सोचते। साइकिल है, सर्किट है, करंट पास होना है, तार इधर लगा दो, ये इधर लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिक्की के रिले अपने, अगर हम लोग बिक्की के रिले लगाते हैं, जितने भी मैकेनिक है पोटेंशियल रिले नहीं लगा सकते, ना हम फोल्ड कर सकते हैं, ना हम लगा सकते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि पोटेंशियल रिले कम अज कम साथ कैपेसिटर के साथ 3-4 हज़ार, 3,000, 3,500, 4,000 में गिर गए, क्योंकि पोटेंशियल रिले महंगी, 3-3,500 रुपए की तो आपको पोटेंशियल रिले मिलेगी। फिर कैपेसिटर ऐड करना है, तो फिर हम कस्टमर से क्या लेंगे? कस्टमर से क्या लेंगे जो हम बचाएंगे? पेट्रोल का खर्चा भी, इतनी दूर कंप्लेन पर भी गए तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से कोई भी मैकेनिक पोटेंशियल रिले नहीं लगाता, ये सिर्फ हम कंपनी में लगाते हैं। अगर कंपनी हमें दे तो कंपनी का बताते हैं सर इसकी बॉन्डिंग कमजोर है, तो हम कंपनी के हालात का पता चल जाता है, रूटीन कैसे चल रही है, 2-4 दिन के अंदर ही पता चल जाता है। बंदा जब साथ जाता है क्या कर रहे हैं, कमजोर कंप्रेसर साइड पे कर रहे हैं, बिग रिले लगा रहे हैं, पोटेंशियल रिले लगा रहे हैं, बंदा फिर उसी हिसाब में चल रहा है कि हाँ सर पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर दे। कंपनी देखते हैं हाँ यार बिग रिले लगा रहे हैं, सर ये बिग चाहिए, इसकी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर हम लोग बिग किक रिले क्यों लगाते हैं? हमें 400-500, 350, 400, 500 के हमें बिग किक रिले मिलते। कस्टमर से अगर 5-6 हज़ार हम मांगे तो हमें बचत है। अगर हम पोटेंशियल रिले लगाकर हम कस्टमर से 4-5 हज़ार रुपये मांगे, पहले उसकी चुट भी सुने और पहले अपना दिमाग भी खराब हो रहा होता है, यार बचत कुछ नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं। इस वजह से हमें बचत को देखना होता है, जहाँ हमें पास बचत भी हो और काम की क्वालिटी भी हो, कंप्लेन भी ना। हम सेकेंड हैंड जितना भी कंप्रेसर लगाते हैं मैकेनिक, सर बिग किक लाजमी लगाते हैं। क्यों? कोई पता नहीं कितने साल चला है, 20 साल चला है, 10 साल चला है, कोई पता नहीं। तो इस वजह से कंप्लेन से बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, और जो पैसे लिए हुए हमने उनसे वो हड़प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ ये तो हकीकत है, साल भर हड़प कर दे और क्या कर रहे हैं, तो वो पैसे खाने, वरना तो घाटे में पड़ जाएंगे, वो तो निकाल के दोबारा देने पड़ेंगे। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि वो पैसे जो हमने लिए हैं, हमने पता नहीं किधर से किधर फारिग कर दिए उनको, तो अब वो पैसे हमने जो बचाए हुए हैं, तो उनकी इज्जत रखने के लिए हम क्या करेंगे? रनिंग कैपेसिटर अच्छा लगा देंगे, साथ हम बिग किक रिले अच्छी लगा देंगे। कंप्लेन बिग किक रिले 138 से 182 की, आजकल फ्रिज की भी बिग किक रिले आ गई, लेकिन कामयाब नहीं है। मैंने 1-2 लगाई है, लेकिन कंप्रेसर जला दिया उन्होंने। अब इसकी 2 तारें आपके पास निकली होंगी, एक तार इसके एक पॉइंट के साथ, इसके साथ दूसरी तार। इसमें ये नहीं है कि एक तार इधर सीधा लगाओ, इधर सीधा लगाओ, कोई इसके अंदर वो नहीं है। ये KIC के किक, बिग किक रिले लगा दें आप, कि बिग किक रिले आप अलग कर रनिंग कैपेसिटर लगा दें, और साथ याद रखें बिग किक रिले ऊपर वायरिंग बनी होती है, ऊपर डायग्राम बनी होती है, 2 तारे हैं, आपने दोनों तारे रनिंग कैपेसिटी के एक पॉइंट में दे। प्रैक्टिकल करेंगे, मैं उसके बाद ओरिजिनल की तरफ आता हूँ। कंपनी वाइज जहाँ टेस्ट होते हैं आपके पोटेंशियल रिले के साथ होते हैं, मोटर, रनिंग कैपेसिटर और पोटेंशियल रिले के साथ। अब वो स्टार्टिंग कैपेसिटर को पी गया है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को उसने हाथ जिक्र ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? जल्दी बताओ, क्यों नहीं किया उसने जिक्र? इस वजह से जिक्र नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल रिले का काम ही यही है कि पोटेंशियल रिले का काम, मोटर इसका काम एसी को चलाना नहीं है, जिसका फ्रिज के अंदर रिले का काम है कंप्रेसर को चलाना, इसका काम नहीं है। इसका काम इतना है, मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखना, और स्टार्टिंग के फौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करना। एग्जाम बोर्ड या पेपर भी आपके बोर्ड के पेपर देते थे, तो फिर पता चलता है कि कैसे स्टडी आप लोग नहीं करते, कि आप वो एक चीज मिस कर गए। वो देखते हैं आया आपके पास नॉलेज है, बाद वक्त क्या करेंगे? विंडो एसी की या सेपरेट एसी की वायरिंग डायग्राम बनाएं, जिसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर
और 3 स्पीड एसी फैन मोटर लगी होगी, पोटेंशियल रिले पी के, पोटेंशियल रिले का उसने जिक्र ही नहीं किया। अब खैर साफ ज़ाहिर है वो लड़के का देखना चाह रहे हैं जहन क्या है, उसका जहन कितना टेक्निकल है। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर उसको मालूम होना चाहिए ड्राई कैपेसिटर है, इसे आप ज़्यादा देर सर्किट में रख ही नहीं सकते, 1-2 सेकंड सर्किट में रख सकते हैं, इसके बाद इसे अपने अलग करना ही करना है। अब इसे अलग करने के लिए एक ही चीज़ है, वो पोटेंशियल रिले। अगर नहीं लगाएंगे 2-3 सेकंड के अंदर अंदर कैपेसिटर फट जाए। बाद में लड़के कहते हैं यार कैपेसिटर में जैसे सप्लाई पे मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, ये कैपेसिटर ऐसे टच करके हटा लेते, वो नहीं हटाता। मैं आता हूँ तो कैपेसिटर फटा पड़ा होता है, फूला पड़ा होता है, धमाका नहीं होता है, फूल जाता है, अंदर से धुआं निकलना शुरू। तो ये ऐसे टच ऐसे, क्योंकि 1-2 सेकंड तो टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट तो नहीं है ना, ऐसे टच एक हटा दिया, 1-2 सेकंड फौरन हो जाते हैं। जैसे बिजली आपके स्पार्क होती है फौरन सही, ये 1-2 सेकंड गुजर जाते, क्योंकि बिजली है उसमें तो चंद सेकंड के ऐसे के उसकी स्पीड ही इतनी है। तो अब यहाँ पर इसे अपने सर्किट में कैसे लगाना है, अपने सर्किट में इस तरीके से लगाना है कि खुद ही से आपने सोचना है कि जैसे ही मेरा मोटर स्टार्ट ले ले तो ये रिले सर्किट से अलग हो जाए, बस सूरत दिगर कैपेसिटर मेरा फट जाएगा। अब ये आपके पास ये फेज की तार के बाद ये न्यूट्रल तार है, न्यूट्रल तार आपने एक पॉइंट के साथ, ये तार लगी देने ऊपर भी मैं इसको कनेक्शन देता हूँ। अब मेन की तार स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट में दे दे, स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट 1 नंबर पॉइंट के साथ, इसके दरमियान वादे तौर पे नजर आ रहा है इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, पतली है, इसके दरमियान कॉइल है। इसके 2 नंबर पॉइंट से आपने तार लेनी है, आपने इसे रनिंग कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट के साथ दे देना। जब भी तार के ऊपर से गुजारनी है आपने जंपर देना है, अगर इस तरह देंगे इसका मतलब होगा कि जोड़ लगा हुआ है। अब ये फेस यहाँ से पास होके आगे चला गया, अब इसको हमने न्यूट्रल देनी है। न्यूट्रल अगर आपके पास ओवरलोड लगा हुआ है तो ओवरलोड के दूसरे पॉइंट से देंगे, अगर ओवरलोड डायरेक्ट है फिर थर्मोस्टेट स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ देंगे। अब क्योंकि ओवरलोड लगा हुआ है तो इसको मैं फेस इधर से दूंगा। अब इसकी वर्किंग पोजीशन, ये काम कैसे और किस तरीके से कर रहा हूँ। आम हालत में जब आप पोटेंशियल रिले सर्किट में लगाए से ओपन कर लें, इसका कवर खुल जाता है, कवर खोल के सामने देखे अपने सामने पोजीशन आ जाएगी, वरना आपको मैं साथ ही चेक भी करा दूंगा, मुझे याद कराना उसी टाइम कि आम हालत के अंदर इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिले हुए होते हैं। जब आप सप्लाई को ऑन करते हैं पतली लगी हुई है तो साफ ज़रा स्टार्टिंग कैपेसिटर में जब करंट आता है तो आगे तार को ये बढ़ा के आगे मारता है, फेंकता है। तो जब इसके अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर वोल्ट आएंगे तो उस वोल्ट की ताकत को बढ़ाकर वो यहाँ से पॉइंट निकलेंगे। रनिंग कैपेसिटर का अपना टार्क और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों टार्क स्टार्टिंग वाइंडिंग में मिलेंगे। टार्क कभी भी रनिंग वाइंडिंग में नहीं दिया जाता, ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि मोटर को चलाने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग, मोटर जिसमें चलती रहती है वो रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग के लिए मोटर को जब भी चलाना है सारा लोड स्टार्टिंग वाइंडिंग पर होता है। हम जब भी टार्क देंगे किसी भी मोटर को हमेशा स्टार्टिंग में देंगे, रनिंग में नहीं देंगे। अब रनिंग कैपेसिटर का अपना टार्क भी स्टार्टिंग में जा रही है, देखिए रनिंग में नहीं जा रहा, टार्क जब भी जाएगा हमेशा स्टार्टिंग में जाएगा। अब इसका रनिंग कैपेसिटर का टार्क धक्का और स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क, दोनों टार्क जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगी। जैसी मोटर अपनी स्पीड, ये रनिंग कैपेसिटर ऐसे क्या करता है, ऐसे धक्का मारता है, बस सर्किट से अलग करता है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है लेकिन टार्क नहीं जा रहा। अब जैसे ये टार्क इसने दिया, ये रिवर्स हुआ, आगे टार्क देना बंद कर दिया तो इधर से इसको रिवर्स मिलती है। जब इससे रिवर्स मिलती है तो ये रिवर्स आ जाती है यहाँ पर, न्यूट्रल है या फेस है, और दूसरे सिरे पर न्यूट्रल या फेस है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, कॉइल इनर्जाइज हो जाती है।
इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, क्योंकि इसे न्यूट्रल और फेस दोनों मिलना चाहिए। जैसे इसे न्यूट्रल फेस मिलते हैं तो कॉइल एनर्जाइज होती है, तो ये इस पतरी को अपनी तरफ खींच लेती है। पतरी को जब अपनी तरफ खींच लेती है तो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाता है। जब तक एसी चलता रहता है, कॉइल में मैग्नेट मौजूद रहता है जो पतरी को अपनी तरफ खींच कर रखता है। जैसे ही एसी बंद होता है, ऑटोमेटिक होता है, या बिजली चली जाती है, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना बंद हो जाती है, पॉइंट वापस अपनी जगह पर चले। इस तरह ये काम कर रहा है। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ इसे। आम हालत के अंदर पोटेंशियल रिले के इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिले हुए होते हैं। जिस टाइम काम करेंगे उस टाइम आपको सारा समझा दूंगा। पॉइंट मिले होते हैं। सप्लाई को जैसे ही ऑन करेंगे, मेन की तार कैपेसिटर में भी आ रही है, इधर भी जा रही है, तो जैसे ही सप्लाई को ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क 1 नंबर पॉइंट के रास्ते 2 नंबर पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को मिलेगा। रनिंग कैपेसिटर का टार्क, स्टार्टिंग कैपेसिटर का टार्क दोनों स्टार्टिंग पॉइंट को मिलेंगे, जिसकी वजह से ताकतवर मैग्नेट बनेगा और रूटर आपका मूव हो जाएगा। जैसे रूटर मूव हो जाएगा तो रिवर्स करंट आपका रिवर्स हो जाएगा। जैसे रिवर्स होगा तो यहाँ पर न्यूट्रल आ गई, इधर आपका फेस आ गया, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मगनेटिसी कुव्वत पैदा होगी। ये कुव्वत लोहे की पतरी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग। जब तक एसी चलता रहेगा, कॉइल के अंदर मैग्नेट मौजूद रहेगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग रहेगा। इस तरह ये बात कर रहा होता है। जैसे नहीं समझ आए मुझसे पूछे, क्योंकि हर बंदा टेक्निकल नहीं होता, बात को ज्यादा जरूरत पड़ती है समझाने की। इसे देखें, इसके साथ जरा टकरे वकरे मारे आप।